हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि बच्चों कल UPSSC पेट का आपका पेपर हुआ है और हमने बोला था कि कल हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करा के आपको अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो आज GS वाले सर और हम दोनों लोग मिलके पूरा पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। GS वाले सर अपना GS का सॉल्व कराएंगे, मैं मैथ और रीजनिंग कराऊंगा, GS वाले सर हिंदी भी करा देंगे आपको, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर ले रहे हैं और जो हमारा पेपर 2 का जो सीरीज है वो हमारी है जी सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जितने बच्चों का जी सीरीज होगा वो अपना मैच करा लेंगे और सभी बच्चे आंसर देख के अपना आंसर टिक लगा लेंगे। हमने सारी जितने भी पेपर हुए थे शिफ्ट में, जितने भी सीरीजें थी, हमने सारी सीरीज अपलोड करी है टेलीग्राम पे। ABCDEFG सारी अपलोड कर दी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, अपनी अपनी सीरीज सब लोग डाउनलोड कर लेना और आंसर मिलाते जाना कि आपका आंसर कौन सा सही है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। शिफ्ट 2 का आंसर जल्दी जल्दी से सिर्फ आंसर बताना है, सॉल्व नहीं करेंगे। जो भी जहाँ पर जरूरत होगी वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है और इस वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बना हुआ था, सभी लोग जान रहे हैं। कल भी अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर इसका आंसर ये होगा वो होगा। चलिए बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है। सबसे पहले आप बात को समझेंगे। यहाँ पे कहा 1 में 4% की वृद्धि होती है, दोबारा 1/2% की कमी होती है। 1/2 को अगर आप बनाओगे तो 0.5 आ जाएगा परसेंट कमी। जब आप 4% को 0.5% से घटाओगे तो आपकी जो कमी शो करेगी वो 3.5% की कमी शो करेगी ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन ने 3 वर्षों में वृद्धि क्या होगा ये पूछा है। क्वेश्चन ये नहीं कहा कि टोटल वृद्धि क्या होगी। अगर टोटल वृद्धि करती तो हम CI से लगाते। बात आपकी बिल्कुल सही थी। एक बच्चे ने कमेंट बताया कि सर CI से लगेगा, हम समझ रहे हैं। CI से तब लगता जब ये कहता कि इस शहर में टोटल 3 वर्षों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी। टोटल परिवर्तन की बात उसने नहीं किया, इसलिए हम आंसर 10.5 पे गए और इसको जोड़ दिया 3 वर्षों में। आंसर 10.8 भी हो सकता है अगर हम CI से चले जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं शाम को जब आंसर की आ जाती है तो आपको पता ही चल जाएगा क्या टिक लगाया जाता है, क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था 1 प्लस अंडर रूट में दिया गया था ये वाला, इसका आंसर आपका आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। सभी लोग सॉल्व करके हमने बताया सॉल्व कर लेना। आइए आगे देखते हैं। एक एवरेज का क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आपका 47 आया था। ये तो मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। हमने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 5 पढ़ाया था ऑनलाइन में, उसमें सेम यही डिजिट हमने डाल रखी थी और सेम डिजिट का आ गया। चलिए आइए आगे। हिंदी GS वाले सर पढ़ा रहे हैं, GS देखिएगा, हिंदी देखिए, GS देखिए सर से। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो भी हमने आपको 9 क्लासों में ऑनलाइन पढ़ाया और जो आपको क्लास नोट्स में पढ़ाया गया पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है। और बात किया जाए 50 क्वेश्चन की GS की अगर बात करेंगे तो 40 प्लस क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन आपके हमारे नोट्स से आए हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो को मिला देंगे और यहाँ के क्लास नोट्स बच्चों को मिला देंगे तो लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके हर पेपर में आए हैं। एक जो क्वेश्चन बेटा बाहर से आए हैं तो आप दिमाग लगा के सही कर सकते थे, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल सकता है तो आप थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अभी हम आपको पहले पेपर सॉल्व करा रहे हैं, फिर इसी में आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ से कितना पेपर बेटा आपको फंसा है। अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे, जैसे 7 नंबर का वीडियो हमने डाला था 10 क्वेश्चन, एक वीडियो से 10 क्वेश्चन फंसना बहुत बड़ी बात हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आप 7 नंबर का वीडियो देखिएगा, 10 क्वेश्चन फंसे हैं उससे। 6 नंबर वीडियो देखिएगा, दोनों करंट का वीडियो देखेगा। हमने कहा था आपसे ये ओलंपिक खेल के बारे में क्वेश्चन आया। हमने कहा था किसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है, किस सूचकांक में प्रथम नंबर पर कौन है, आप याद कर लीजिएगा। हमारे वीडियो से 2 क्वेश्चन लगातार आ गए। फिर अगर आप देखेंगे हमने कहा था UNO के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज में हमने UNO पढ़ाया था, उसी पेज से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अभी सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आप देख लीजिए। हालांकि बेटा देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न भी थी, वो आपका आंसर सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितने क्वेश्चन हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे आप हिंदी का देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो बेटा हम लोग कहते नहीं हैं आज हम तुम्हारी पोल खोल देंगे,
दूध का दूध, पानी का पानी कह देंगे, स्पष्ट जो हमें कहना है क्या करेंगे, स्पष्ट कह देंगे या उचित क्या कर देंगे, निर्णय कर लेंगे। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो इन विकल्पों में अगर आप देख रहे हैं तो उचित निर्णय करना, अगर देखिए दूध इंस्पेक्टर होना कुछ नहीं है, पक्षपात निर्णय, बड़े बड़े को पक्षपात पूर्ण दिया है इसमें, तो पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, मिलजुल कर रहना ये भी नहीं, जो उचित आपका है वो आपका ही हो जाएगा, उचित निर्णय करना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप बात करेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। शुद्ध वर्तनी का इतना सरल सरल बेटा क्वेश्चन आया था आपके, शुद्ध वर्तनी का तो सब लोग जानते हैं आपका ये बहिष्कार हो जाएगा, बहिष्कार इस तरह लिखा जाता है। फिर अगर आप तीक्ष्ण की बात करते हैं, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो तीक्ष्ण का विलोम आपका कुंठित हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, तीक्ष्ण का विलोम आपका कुंठित होता है। फिर और भी क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। सर मैथ का पोर्शन आ गया, थोड़ा आप देख लीजिए, इधर मैथ के पोर्शन की बात करिए। चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, एक दो क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। हाँ चलिए देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे ना, यही तो पूछा। तो इसमें आपका आंसर आएगा 300 1/8 निकलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा कि 36.1 अपॉन में √102.4 है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 19/32। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, हिंदी वाले देखिए जल्दी से। देखिए बेटा, जैसे आपका गजबदन का पर्यायवाची पूछा है तो हमने अपने बच्चों को क्लास नोट्स में भी लिखवाया था, और हमने बताया था कि देवी देवताओं की जितनी पर्यायवाची होती हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इतना आसान पूछा था। गजबदन, गजबदन का जो पर्यायवाची होगा वो गणपति होगा, क्योंकि दोनों आपके गणेश भगवान से संबंधित हैं। फिर अगर आप बात करते हैं कांटों से भरा हुआ, अगर इस बात में देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चों को इस और इस विकल्प में कन्फ्यूज़न रहा है, लेकिन बेटा अगर इस विकल्प को आप देखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कंटक धन आकीर्ण, अगर इसको तोड़ देंगे तो कंटक धन आकीर्ण, आकीर्ण मतलब होता है घिरा हुआ, तो घिरा हुआ या भरा हुआ, कंटक मतलब कांटों से, तो आपका कंटका कीड़ी ये विकल्प आपका ज़्यादा सही हो जाता है इसकी तुलना में, तो ये आपका विकल्प इसमें सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चनों की आप बात करते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, सर सॉल्व कराएंगे इंग्लिश के। चलिए आइए, ये पहले रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। इधर ये दे रहा था, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा बहन, इसका आंसर आएगा बहन। एक दूसरा क्वेश्चन कहा था कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। जब भी आपके कुत्ते वाली जो कुत्ता जब भी काटता तो नहीं रेबीज का इंजेक्शन लगता है आपको, तो वैसे पूछा कि कुत्ता के काटने से जब रेबीज होता तो मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दे रहा है उस शब्द का चयन करिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, ठीक है, बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश पे ज़्यादा नॉलेज होता है तो इंग्लिश पे अगर ध्यान देंगे तो नन, मूंग और प्रीस्ट ये सभी पादरी हैं, ये सभी पादरी हैं, या इनको भिक्षु बोलते हैं या मुनि बोलते हैं, ठीक है। या नन मीन्स भिक्षु होता है, मुनि होता है, पादरी होता है, सब एक ही चीज़ है। तो इन्होंने एक का नन बनाया, एक मुनि बनाया, एक पादरी बनाया, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ से संबंधित हैं। तो सूरवीर मीन्स ताकतवर, इसको आप बाहर कर देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, एक ये बनाया हुआ है सिनोनिम बनाया इधर कीन। कीन मीन्स होता है जो जानने का इच्छुक हो, जो सब कुछ जानना चाहता हो, जानने का इच्छुक होना, जो चाहता हो कि हम सारा नॉलेज हम ही ले लें, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत कुछ जानना चाहता है, वो जानने का इच्छुक होना। तो इसका आपका एंटोनियम बनेगा डल। डल मीन्स होता है नीरस। जानते नहीं, कुछ बच्चे क्लास में देखो बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। तो कुछ बच्चे जानने के लिए इच्छुक होते हैं, कुछ बच्चे कुछ जानना ही नहीं चाहते कि क्लास में क्या चल रहा है। वैसे ही कीन मीन्स होता है जानने का इच्छुक और डल मीन्स होता है नीरस, जो कुछ नहीं जानना चाहता। आगे आया है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है आपका गर्व करना। बहुत बच्चे अपने ऊपर गर्व करते हैं कि मुझे ये आता है, ऐसा आता है, मुझे इतना नॉलेज है, गर्व करना है ना, मुझे सब कुछ आता है। तो गर्व करने का सिनोनिम मुझे बताना था, मीन्स उसका उसका सिनोनिम बताना है हमें। तो डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स क्या होता है, सम्मान, सम्मान या प्राइड, गर्व करना अपने ऊपर, ठीक है। आइएगा, एक इधर दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन, ये दिया गया है कंप्यूट्रॉन। कंप्यूट्रॉन को PMOCTUR पता नहीं क्या बनाया, यहाँ पे आओ, इसको देखो कैसे बनाया गया, बस इसको देखना है।
सबसे पहले आप शब्दों पे ध्यान देंगे, लास्ट वाले आप 4 शब्द देखिए। RONE को इन्होंने क्या बना दिया है, ENOR। सिर्फ लास्ट के 4 शब्द देखिएगा, इन्होंने RONE को बनाया है ENOR। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आइएगा एडवांटेज में ये 4 शब्द लीजिएगा। ठीक है, 4 शब्द लीजिएगा। तो पीछे से सबसे पहले आपका S होगा, चौथे नंबर पे आपका S होगा। देखो यहाँ पे 5वें नंबर पे S, ये कट गया, यहाँ पे S है ही नहीं। यहाँ पे देखो चौथे नंबर पे S और S आ गया। S के बाद E आएगा, फिर G आएगा, फिर A आएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट से अगर आप करेंगे तो जल्दी आंसर आता है। आगे आइएगा, चलिए GS देखिए। सर जी GS पढ़ा रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, मैं रीजनिंग का ये भी बता देता हूँ, ये देख लीजिएगा। एक दिया था 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? इसमें रविवार आंसर आएगा। ये हमने आपको कैलेंडर की पहली क्लास में पढ़ाया था कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। जब आपका नॉर्मल ईयर होता है, जब सामान्य वर्ष होता है, तो वर्ष में एक दिन बढ़ता है, और जब आपका लीप वर्ष होता है तो वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, चलिए GS जल्दी से सॉल्व करिए, फिर हम आगे सॉल्व कराते हैं अगर क्वेश्चन आता है मेरा। हेलो स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन आप मिला लीजिए जो भी आपके पेपर में आए हैं। जैसे देखेंगे आप लोग योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग लॉन्च किया गया। अगर आप बेटा इसकी करंट की बात करेंगे तो करंट के क्वेश्चन अगर देखा जाए सेकंड मीटिंग में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा बहुत 1920 से भी करंट पूछ लिया गया था। इसमें अगर देखेंगे आपका आयुष मंत्रालय सही हो जाएगा, ये आपका एकदम विकल्प सही है, आयुष मंत्रालय सही हो जाएगा। फिर अगर देखेंगे वर्ष सन 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? जापान। ये बेटा हमने आपको अगर बात करोगे, हमने आपको करंट के जो 2 वीडियो बनाया था, 2 वीडियो, उसी 2 वीडियो से बेटा आपको क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन एक वीडियो से देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन फंसे हैं, लेकिन एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हैं। हमने बताया था सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सूचकांक एक साथ। इसे बेटा सेकंड शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसमें, तो हमारे जो करंट का वीडियोज़ है वहाँ आप जा सकते हैं, हमने इसको बहुत भली भांति समझाया था इसको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ये सही हो जाएगा। फिर आप देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक सन 2021 में किस भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। ठीक है ना, देखो पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, ठीक है, ओलंपिक की बात नहीं कर रहा है, पैरा ओलंपिक कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये भी बेटा हमने जो ओलंपिक का आपका पहला वीडियोस बनाया था, उसमें आप लास्ट में जाकर देखेंगे एकदम साफ साफ हमने अंडरलाइन करके आपको बताया था ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो मरियप्पन थंगवेलु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी हमने बताया कि आएगा वो आया। आप हमारे क्लास नोट्स आके देख सकते हैं, हमारे जो वीडियो पढ़े हैं, अगर नहीं आ पाए तो आप सिर्फ 9 वीडियोस आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारे कोचिंग का लेवल क्या है। ठीक है, हम लोग कभी अपने बारे में नहीं बताते कि हम लोग क्या किए हैं, क्या पढ़े, कहाँ से तैयारी किए हैं, कितना हम पढ़ा रहे हैं। अगर वो आपके पेपर में आ जाता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी कोचिंग का लेवल क्या है। दूसरी बात है, आप अन्य कोचिंगों की अगर बात करते हैं तो हमें नहीं पता वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग समय बांट के नहीं पढ़ाते हैं कि 35 से 40 दिन में आपको ज्योग्राफी समाप्त करनी है, 35 से 40 दिन में आपको पॉलिटी समाप्त करनी है, 35 से 40 दिन में आपको बायोलॉजी इकोनॉमी सब खत्म कर देना, मतलब 6 महीने में बच्चे को लूट के छोड़ देना है, आए चाहे ना आए, यही उद्देश्य चल रहा है आजकल कोचिंगों में। लेकिन हमारी कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट विधिवत पढ़ाया जाएगा, 10-5 क्लास एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, 50 लेक्चर हो जाते हैं, 45 लेक्चर हो जाते हैं, 55 लेक्चर हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पेपर में आना चाहिए, बस ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास लिखा है वो चीज़ है तो आपके दिमाग में सही हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आप जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं वो आप लोग कहाँ से सही कर पाओगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर आप बात करते हैं, और भी क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो बेटा हमने जो आपको फरवरी मार्च में वीडियोज़ डाले थे करंट के, उसमें हमने ये वीडियोज़ में बेटा क्वेश्चन था आपका, तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेटा जब अगर बात करेंगे तो राजस्थान राज्य का जो है आपका ये प्रथम राज्य है जिसने अभी अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बारिश हो रही है, ठीक है, अगर आवाज़ आती है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। अगर बेटा बात करेंगे इसकी तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा है, लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा सही, अगर नेट पे आप देखेंगे इसको क्वेश्चन को तो 8.6 भी दिखा रहा है, 7.6 भी है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा बेटा आपका सही लग रहा है अभी तक वो तो 7.6 है। तो जब आंसर सीट आ जाएगी तो आप मिला लीजिएगा, जहाँ तक आपका यही सही है। ये भी सही हो सकता है कि नेट में कई जगह आपको ये भी दिखा रहा है, लेकिन ये आपका ज़्यादा सही लग रहा है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर अगर आप देखेंगे
आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 के किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बेटा एकदम करंट क्वेश्चन है। ये किसका है बेटा? आपका ये मास्टर कार्ड है। आपको यहाँ पर मास्टर कार्ड याद रखना है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी बीएड इंट्रेंस में भी आया था, ठीक है। तो अगर आप पेपर सॉल्व किए होते तो वहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाता। फिर अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ज़्यादातर लोगों ने इसे जापान भी लगाया है, ठीक है, कि ज़्यादातर भूकंप आते हैं इसलिए आपका थंडर ड्रैगन हो जाएगा। लेकिन इसका अगर यहाँ पे बात करेंगे तो भूटान इसमें ज़्यादा सही है और यही आपका सही है, ठीक है। तो आपको भूटान याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, रियाद किस देश की राजधानी है? तो आपको बेटा सऊदी अरब की। और आप देखिए बांग्लादेश की है ही नहीं, इनमें से कोई कभी होगा ही नहीं, ठीक है। म्यांमार की है ही नहीं, तो आपका क्या सही हो जाएगा? सऊदी अरब। फिर अगर आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप हमारा वीडियो नंबर 7 देख रहे हैं, वीडियो नंबर 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस था, वो 7 था, वो 2 करंट के थे, क्योंकि इस वीडियो से 10 क्वेश्चन पूरे हूबहू 10 क्वेश्चन आपके बचे थे। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ एक ही पेज में हमने अगर बात करोगे, एक ही पेज से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। हमने यूएनओ के बारे में आपको बताया था, वहाँ पर हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपके कहाँ है? द हेग में है। और आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर आप बात करेंगे, फिर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहाँ है? हमने आपको बताया था, वीडियोस में भी ये भी आपको मिल जाएगा, उसी 7वें वीडियो में ये भी है खजुराहो। और आपका अजंता एलोरा है। अजंता एलोरा की बात करोगे तो ये आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में सही हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता बेटा? तो अगर आप बात करेंगे इसमें तो डीएमके ने बेटा जीता ये चुनाव आपका, इसमें आपका डीएमके सही हो जाएगा। फिर अगर आप बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित कौन सा राज्य सबसे छोटा है? बहुत बच्चे बेटा इसमें गोवा लगाए हैं और बहुत बच्चे इसमें सिक्किम भी लगाए हैं। इसे बेटा क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो आपका गोवा हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर पूछा होता तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया है क्लास में बच्चों को। फिर आप देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अभी हमने बताया एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके फंस गए जो हमने आपको करंट की वीडियोस में सॉल्व कराए थे। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का। और वैश्विक शांति सूचकांक ये भी उसी के बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद ये भी आपको क्वेश्चन सेम है आपका। इसमें आपका आइसलैंड सही हो जाएगा, याद रखना है। इसमें बच्चों ने ज़्यादातर डेनमार्क कर दिया है, डेनमार्क आपका ये तीसरे नंबर पर है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करेंगे राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? वैसे आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा सदन की बात करता तो ये स्थायी सदन है, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आप देखेंगे कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो आपका तेलंगाना, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने बिहार लगा दिया है। आपने कभी उत्तर प्रदेश बिहार की बात करेंगे, कभी पर यहाँ पर किसी को उत्थान के ज़्यादा काम किए ही नहीं जाते हैं। दक्षिण भारत का राज्य है आपका, इसमें जो आपका तेलंगाना है यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बताया द हेग और आपका ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, दोनों एक ही पेज के 2 क्वेश्चन हैं। अभी हमको ये भी दिखाएंगे। फिर अगर आप बात करते हैं प्रसिद्ध नग कालेबारा उत्सव इनमें में से किस राज्य को मनाया जाता है? ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर बात करते हैं उड़ीसा की, वहाँ पर जो जगन्नाथपुरी का रथ मंदिर है वहाँ पर ये बेटा उत्सव मनाया जाता है। इसमें जो उचित विकल्प है आपका वो उड़ीसा है आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे अगर निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? इसमें से याद रखिएगा, इनमें से ज़्यादातर बच्चों ने 2 विकल्प में कन्फ्यूज़ हैं आपके, एक नाइट्रोजन, एक आपका नाइट्रोजन, एक आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा नाइट्रोजन की बात करोगे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड आपका दिया होता, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की जगह आपको अगर नाइट्रस ऑक्साइड दिया होता तो वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस नहीं है, क्योंकि आपके वातावरण में 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर वो ग्रीन हाउस गैस होती तो बेटा आप क्या होता, पृथ्वी पर आप रह ना पाते, ठीक है। तो इसमें अगर उचित विकल्प अगर देखा जाए आपका तो नाइट्रोजन ज़्यादा सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा जाए तो हरित गैस है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको नाइट्रोजन ज़्यादा उचित विकल्प है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो हमने कई बार आपको बताया है, अर्जुन पुरस्कार जो है आपको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करते हैं
और भी क्वेश्चनों की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये पूरा आपका पैसेज दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हम आपको विकल्प बता देते हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो अगर पहले इसमें आप ना देखिए आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग अगर ना देखिए, हमने जो आपको पहला वीडियो दूसरा वीडियो जो सॉल्व कराया था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे, वहाँ पर हमने बताया था कि भारत के संविधान में अगर बात करोगे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का समान आदर। तो वहाँ पे भी आपका सही हो सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सही, सभी धर्मों का आपका क्या हो जाएगा, समान आदर। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इतना याद रखना, किसी भी धर्म को न मानना ऐसा नहीं है बेटा, इतना आप याद रखिए कि ये आपका विकल्प सही है। फिर अगर आप बात करते हैं और भी क्वेश्चनों की, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ठीक है, तो इस जब भी इस विकल्प को आप पढ़े, इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक सेंटेंस ही मिल जाएगा, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। देखो जनतांत्रिक का अर्थ यह है बेटा, जहाँ पर जनता किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले, जनता सर्वप्रमुख हो, तो यही विकल्प आपको इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, उपयुक्त गद्यांश में स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें अगर ज़्यादा सही विकल्प आपको देखा जाए तो स्पृह का मतलब चाहना होता है आपका, तो प्राप्त करने योग्य इसमें जो है आपका तो ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगर बात करेंगे उपयुक्त गद्यांश में, उपयुक्त गद्यांश में आपका हो जाए, पहले तो ये हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। फिर आप बात करेंगे उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया, मतलब जो आप इतना पूरा गद्यांश पढ़े इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, तो आप देखेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा का कहीं वर्णन ही नहीं किया गया, आज़ादी के बाद कृषकों का इसमें कहीं वर्णन ही नहीं आया है, किसी भी क्रांतिकारियों का इसमें नाम नहीं दिया गया है आपका, तो आपका ये विकल्प आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। फिर आप अगर देखते हैं क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का मूल उद्देश्य क्या है बेटा, तो मूल उद्देश्य क्या है अगर देखना चाहेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना, यह आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगर आप बेटा क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सरल पेपर आपका आया था, ठीक है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, शल्य चिकित्सकों के द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी, अगर देखोगे अंग प्रत्यारोपण के द्वारा किसी शरीर को समान बनाए रखना। अगर आपका कोई अंग दूसरा अंग लगाया जा रहा है तो सबसे बड़ी यही चुनौती होती है कि वह अंग पहले जैसे अंग जैसा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, अपनी समान स्थितियों में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो ये आपका विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अगर आप बेटा इसमें आप निरामय की बात करेंगे, अगर आप इसमें निरामय की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको आप देखिए, निरामय क्या है आपका, कहाँ पर प्रयोग होता है इसमें, अगर देखेंगे मानव शरीर पर भी इस माने कहते हैं मानव बेटा, जो इस अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे आपको ये देखिए, नव्य निरामय अंग, नव्य मतलब क्या होता है, नया, नवीन हो जाएगा, ठीक है, और अंग मतलब शरीर का कोई अंग है, तो जब आपका नव्य आ चुका है तो निरामय का अर्थ अगर यहाँ पर देखा जाए बेटा, जो स्वस्थ हो, बिना रोग का हो, जो रोगी ना हो, ठीक है, तो आपका स्वस्थ क्या हो जाए, नवीन स्वस्थ अंग। तो निरामय की अगर बात करेंगे तो इस विकल्प में जो आपका ज़्यादा अगर सही आपको माना जाए, ज़्यादा सही जो लगेगा तो नवीन की जगह आपको स्वस्थ ज़्यादा सही होगा इसकी तुलना में, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर की आने पर आपको पता चलेगा। फिर आप देखेंगे मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये सब कथन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो उपयुक्त विकल्प है इसमें वो ए ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि मानव मन में जो घटना घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। फिर अगर आप बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज आपके हैं, कुछ लोगों ने साहित्यकार में भी लगाया है और आपका साहित्य शास्त्री है, तो साहित्य शास्त्री आपका ज़्यादा सही होगा, आंसर के आने पर ये भी आपको कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से आपके लिए ये एकदम सही विकल्प है। फिर बात करेंगे मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों? क्योंकि बेटा देखो मानव शरीर भी एकदम पुर्जे की तरह है, जैसे किसी मशीन का कोई अंग खराब हो जाता है तो मशीन बेकार हो जाती है, उसी तरह अगर मानव शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो मानव शरीर भी क्या हो जाता है बेटा, निष्क्रिय हो जाता है। तो वही है, अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से यंत्रवत अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके मैथ के आ गए हैं जो विपिन सर आपको सॉल्व कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार आके आराम से। चलिए आइए देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। वैसे पैराग्राफ हमने कल सॉल्व कराया था, सारे सॉल्व कराने की ज़रूरत मुझे है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर क्या क्या बनेगा, आप देखते चलेंगे, बस आंसर बताना है मुझे जल्दी जल्दी। हमने कल पूरा आपको सॉल्व करा दिया था। इसमें कह रहा था सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ वर्ष है, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज कर रहा है ये बात किया। देखिए यहाँ पे 98 दिखा रहा है, ये 98 अधिकतम उत्पादन है कब, 2014-15 में, ऑप्शन देखिएगा ये देखिए 2014-15 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। हमें लगता है इसका आंसर 31.8% आ रहा होगा।
31.8%। सभी क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कराया था। अगर आपको पूरा सॉल्व देखना है तो आप जाके वीडियो कल वाली देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा था उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। किस वर्ष में आपको ये देखना है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा घटा। ये देखिएगा 98 से कितना आ गया है 60 में। 98 से कितना आ गया, 1 मिनट कनेक्ट करिए सर पेपर फिर से, 1 मिनट बेटा। एक मिनट, अभी पेपर चला गया, कनेक्ट करा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये आ गया फिर से। तो देखिएगा बात को समझिएगा, यहाँ पे उत्पादन पे दिखा था किस वर्ष सबसे ज़्यादा घटा है ना। तो देखो 98 से कहाँ गया 60 पे, तो 2015-16। देखिएगा कहीं पे 2015-16 ऑप्शन में, ये देखिए उत्पादन अधिकतम स्तर तक घटा 2015-16। आपका आंसर आ गया 2015-16। सभी लोग मिलाते चलेंगे अपने में। चलिए ये आगे बढ़िए। फिर कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। कि उत्पादन में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई, ये देख लो आके क्वेश्चन में जल्दी से। देखो कब सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखा रहा है आपको, यहाँ से देखिएगा 55 से 90, यही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई 2013-14। आइएगा आंसर में देखिएगा 2013-14 होगा। ये देखिए 2013-14, ठीक है। सभी लोग अपना पेपर खोल के मिलाते रहेंगे। आगे आइए। प्रथम 30 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, इसका 48 MT आएगा। 48 MT 3 वर्ष आगे वाले जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। आगे आइए। फिर कौन सा क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है ये है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है सभी लोगों को। जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। इसमें 2 वर्ष अंतर आएगा। इसमें जो अंतर आएगा वो 2 वर्ष आएगा, ठीक है। आप लोग मिलाते चलेंगे, हमने सॉल्व कल ही दे दिया, ठीक है। इसमें 2 वर्ष का अंतर आएगा। आगे ये आगे देखिए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया ये। इसमें आपको कह रहा है वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के औसत से कितनी है। इसका 63.5 आएगा आंसर, 63.5, ठीक है। इसको आप सभी लोग आंसर चेक करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। अगला आइएगा। फिर है वर्ष 2014-15 से 15-16 में दौरान x के आयात में कितनी वृद्धि हुई है। 2014-15 से 2015-16 में 33.3% की वृद्धि हुई है। 33.3% की आंसर मिलाते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहा सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज सबको यही क्वेश्चन कर रहा था कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर 260 होगा। ये कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। उसने कहा वृद्धि का औसत बताइए, किस वर्ष में वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 200 की। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 300 की। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, 100 की। यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, 700 की। ये सबको उसने कहा वृद्धि का औसत बताइए। तो सबसे पहले आप वृद्धि को जोड़िए, 7 1 8 8 2 10 3 1300। 1300 की वृद्धि हो रही है। कितने वर्षों में वृद्धि हुई, 1 2 3 4 5। औसत में क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। उसने कहा वृद्धि का औसत बताइए। तो सबसे पहले आप वृद्धि निकालेंगे, कितनी कितनी वृद्धि हुई है। फिर जितनी वृद्धि निकाला है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 5 छक्का 30, 1 0 इसको लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 260। आगे ये फिर क्या कह रहा है, आयात कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। इसका औसत जो आया था वो हमें पता है, याद है कल हमने सॉल्व कराया था। 1 मिनट, कल हमने सॉल्व कराया था आपको, तो उसमें आया था औसत जो आया था हमारा 1216.6 आया था। उससे कितने वर्षों में अधिक है ना, यही तो कहा है विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। तो 1216.6 से कितने वर्षों में अधिक है, 2 वर्षों में अधिक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 वाला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्या है। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें जो पूछा था हमसे
वो पूछा था सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका आंसर मुझे याद नहीं है, मुझे लगाना पड़ेगा फिर से, मुझे लग रहा है शायद 28.3 आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, आप सेकंड वीडियो में देख लेंगे, कल हमने सॉल्व कराया था, मुझे आंसर याद नहीं, मैं आज सॉल्व नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि कल मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, आगे आइएगा। फिर इसमें आपका जो आ रहा था 7:9 आ रहा था। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या आ रहा था, 7:9 आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। इसमें 44.44% आएगा। ठीक है, 44.44%। आगे आइए, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। इसमें 5.25 आएगा। सभी लोग अपने पेपर से मिलाते रहेंगे ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन है बी सी तथा डी द्वारा सोमवार मंगल बुध तथा ऐसे शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या, इसका 44.33 आएगा। 44.33। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, एक दो जगह इसका आंसर भी उल्टा बनाया गया है, कोई बात नहीं। इसमें कहा था 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है। 2016 और 17, 2016-17 ये है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या होना चाहिए, गिरावट होनी चाहिए। आपको वर्ष कौन सा देखे, जौ पे आओ, जौ को चेक करो। जौ में 160 से 216 हुआ तो वृद्धि हुई, गिरावट नहीं हुई। आलू में आओ, 400 से 445 हुआ तो ये भी वृद्धि हुई, ये भी नहीं हो सकता। चावल में आओ, 826 से 812 हुआ तो गिरावट हो गई। ठीक है, तो चावल में गिरावट आ गई। आगे आइएगा, गेहूं का उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है, शायद यही क्वेश्चन कंफ्यूज किया था। देखिएगा यहाँ से 7 गिरावट दिखाई देने के बाद क्या, यहाँ पे देखिएगा 7010 से 7112 हुआ, यहाँ तो वृद्धि हो गई है। फिर आइएगा यहाँ पे 7112 से 7056 हुई, गिरावट हुई ना। 2012-13 से 2013-14 में 13-14 में गिरावट हुई, तो 13-14 भी ऑप्शन में दिया है। फिर 13-14 से 14-15 में चेक करोगे तो 7056 से 6896 दिया, तो 14-15 में भी गिरावट है। लेकिन जहाँ पे अधिकतम गिरावट हो उस आंसर को आप मान लेना। ठीक है, हमें लगता है आयोग को यही आंसर बनाना चाहिए है। अब देखिए आयोग क्या बना के भेजता है शाम को। चलिए आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दिखाई दी है। 2013-17 आओ, 2013-17 देखोगे, 13 से 17 के बीच में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, लगातार वृद्धि होनी चाहिए, कभी गिरावट ना आई हो। तो सबसे पहले मक्का चेक करो, मक्का कहाँ है, ये है 2013-14 से चेक करना स्टार्ट करो। 13 से 17 तक मीन्स यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। 13 से स्टार्ट करना, सॉरी 12 से नहीं, 13 से 14, 16 से 17। अब आओ वृद्धि देखो, मक्का कहाँ गया, ये है 40 से 90 हुआ, 90 से 110 हुआ, 110 से 75 हो गया, मीन्स गिरावट हो गई। सिर्फ वृद्धि होनी चाहिए लगातार। बाजरा पे आओ, बाजरा कहाँ गया, 110 से 160, 160 से 450, 1450 और 1450 से 1460, लगातार वृद्धि हो रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। आगे आइएगा, एक कह रहा है 2010 और 2011 से 2016-2017 के अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, हमें लगता है आलू का औसत उत्पादन इसमें 300 टन आया था, 300 टन आंसर आया था, हमें लगता है 300 टन ही आया था ना, चेक करके देख लें क्या। चलिए आलू का औसत उत्पादन है, सबको जोड़ दीजिए, चेक कर लेते हैं। 210, 220, 222, 245 और 315 और फिर 400 और 445, सबको जोड़ दो जल्दी से। 5 5 10 10 2 12 का 2 हासिल लगेगा 1। फिर आइए 2 1 3 3 2 5 5 2 2 4 1 5 5 4 9 1 10 10 4 14 15 का 5 हासिल लगेगा 1 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 4 15 4 19 1 20 मीन्स 2052 आ रहा है। 2052 को किससे डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7, 2052 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 आएगा, फिर 7 9 63, 293.86 आएगा। वैसे कल हमने सॉल्व कराया था, 293.86 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे है। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा, इसका 1.9 आंसर आएगा, 1.9 गुना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए जीएस के क्वेश्चन आ गए, जीएस वाले सर सॉल्व करा देंगे, मैथ मैंने सॉल्व करा दी पूरी की पूरी। चलिए जल्दी से जीएस सॉल्व कर लीजिए, बस उसके बाद आप लोग सारे आंसर मिला के मुझे बताइए कि आपके
आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से जीएस कितना सही है। जी सर, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं नेक्स्ट जीएस से क्वेश्चन मैथ, तो सर ने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप बात करते हैं जीएस के जितने भी क्वेश्चन अगर बात करेंगे जीएस और करंट को मिलाकर, खासकर सेकंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा करंट उठ पटांग पूछ लिया था, लेकिन जीएस की अगर आप बात करते हैं तो आपको पूरी की पूरी कोचिंग हमारी कोचिंग से पढ़ाई हुई जीएस मिलती है, हमारे नोट से पढ़ाई हुई जीएस मिलती है, जो हमने 9 वीडियो डाले उससे आपको जीएस मिलती है, वो आपका प्रूफ है आपके पास। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो बात करेंगे भारतीय इतिहास के धन्वंतरी की बात करेंगे बेटा, तो आपको पता है भारतीय धन्वंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, विक्रमादित्य भी कहते हैं, सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध बेटा चिकित्सक थे। ठीक है, इसको भारतीय आयुर्वेद का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब याद सकते हैं। हमने बच्चों को पेपर के 2 दिन पहले हमने बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, याद करवाए थे, वहाँ पर हमने क्वेश्चन आपको लिखवाया है, आपको दिखाया भी जाएगा कि क्वेश्चन देखिए बच्चों कॉपी में लिखा है। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत कौन आया था। मान लीजिए आपको कुछ नहीं याद है, मान लीजिए इनमें से आपको बेटा कोई विकल्प नहीं याद है, इसमें से कोई विकल्प नहीं याद, आपको नहीं आता है, तो आप कैसे सही करेंगे। देखिए हमने आपको जो ट्रिक बताया था कैसे सही करेंगे। देखिए अगर बात करेंगे फाहियान ह्वेनसांग की बात करेंगे, टॉमस रो की बात करेंगे, तो टॉमस रो के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के लिए बेटा जहांगीर से स्थान मांगने के लिए आया था कि यहाँ पर कंपनी स्थापित कर लें, तो इसका मतलब ये सबसे बाद में आया था। लगभग अगर बात करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब शुरुआत हो रही थी, ठीक है, वहाँ पर आपका आया था। बाकी अगर बात करोगे तो ये क्या हुए थे, ये इससे पहले आ चुके थे। तो आपका एक नंबर एक ही विकल्प में मिल रहा है, आपका किस विकल्प में मिल रहा है, आपका सी में मिल रहा है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब पहले आपका फाहियान आया था, ठीक है, फिर आपका ह्वेनसांग आया था, फिर आपको कौन आया था, टॉमस रो आया था। फिर अगर याद रखेंगे सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर प्लासी सही होगा कि बक्सर। बहुत बच्चों ने बक्सर भी किया, बहुत बच्चों ने प्लासी भी किया, लेकिन आपका प्लासी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम सही है, प्लासी 100% सही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 23 जून 1757 हम रोज बताते थे, आपको ऑनलाइन वीडियो में कई बार बताया, ऑफलाइन भी कई बार बताते थे। प्लासी बक्सर रट के रखो दिमाग में। प्लासी बक्सर और इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं सब हमने आपको बताया था, वो सारे पूछे गए हैं। ठीक है, देखोगे तो इसमें जो आपका एकदम सही है वो आपका प्लासी सही हो जाएगा। अगर बक्सर की बात करते हो तो इसमें सब लोगों ने, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब बात करोगे, मुगल शासक, सब लोगों ने मिलकर लड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सिराजुद्दौला की बात करा तो आपका प्लासी हो जाएगा। इन्हीं के समय घटनाओं घटित हुई थी आपकी, वो भी याद रखिएगा, काल कोठरी दुर्घटना। फिर अगर बात करेंगे मिलान करो की, अगर बात कर रहे हैं संगठन के मिलान करो की बात कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए आपको, इसमें भी मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन 1-2 तो पता ही होगा कैसे सही करना है। देखिए, ठीक है, अगर बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, अगर आर्मी की बात करेंगे तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस। यही भाग कर आपको जर्मनी गए थे, भी जापान गए थे, भी सेना गठित की थी। ठीक है, तो उससे ही आपका सही हो सकता था। करो या मरो का नारा इससे पहले आपको पूछ लिया था गांधी जी वाला। ठीक है, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, सुभाष चंद्र बोस का नारा, उसी से याद रखना बेटा, आर्मी से संबंधित थे, इसलिए हमेशा मरने काटने की बातें किया करते थे। ठीक है, तो यही आपका। फिर बात करेंगे 1 और 2, तो 1 और 2 देखिए बेटा आपका एक ही में दिया है, आपका सही हो गया। नहीं पता तो और भी आपको पता होना चाहिए। होम रूलिंग की स्थापना अगर बात करोगे तो एनी बेसेंट ने किया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पेपर था 1915 से 16 के बीच में, बाल गंगाधर तिलक और आपके एनी बेसेंट ने आपके क्या होम रूल की स्थापना की थी, मद्रास और आपके पुणे में। तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए आपका इसी से आप सही हो जाएगा। फिर आप मिला लीजिए कि मित्र मेला बी.डी. सावरकर ने बनाया था, गदर पार्टी आप बात करेंगे तो लाला हरदयाल ने बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए याद हो गया ये। फिर आप बात करेंगे, देखिए सिराजुद्दौला हमने बता दिया। मौर्य कालीन भारत के विवरण की वाली इंडिका किसके लेखक थे, हमने ये भी आपको सॉल्व कराया था क्लास नोट्स में। बच्चों को एक दिन पहले हमने बच्चों को जो नोट्स बनाए थे उसमें आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। मेगास्थनीज की कौन सी है इसमें आपकी इंडिका, तो मेगास्थनीज आपका सही हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे राज्य हड़प की नीति का कट्टर समर्थक कौन था, जो आपका 7वां वीडियो हमने डाला था, वहाँ पर डलहौजी के बारे में हमने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट हमने टिक किया था। राज्य हड़प की नीति या विलय की नीति या व्यवगत की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, हमने बताया था आपको सभी जो हमने सब नाम लिए हैं। तो आपका आया क्वेश्चन ये। ठीक है, यहाँ से याद रखिए। फिर हमने बताया था, अगर बात करोगे साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था, तो 1928 में आया था, सबको पता है 1928 में आया था। कई बार हमने भी बताया आपको, वीडियो में भी सॉल्व कराया है, आपको क्लास नोट्स में भी बनवाया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता वाला प्रस्ताव को पारित किया था, कई बार हमने बताया था। और जब भी बताया था हमने कह दिया था ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। हमने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी इससे पहले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। क्यों,
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित हुआ था। तो आपका क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। देखिए कितना एकदम हूबहू क्वेश्चन आ गए, जो हमने शब्द पढ़ा था वही शब्द एकदम आ गए हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स से पढ़ते रहिए। ठीक है, आप कोचिंग से पढ़िए, हमारे नोट्स से पढ़िए, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप वही चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर वहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, इसको बेटा टाइम वेस्ट करना बोलते हैं। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 10 किताबों को आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको कोई भी किताब याद नहीं होगी, लेकिन अगर एक किताब को आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो किताब आपको रट जाएगी, क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर नहीं फंसेंगे क्वेश्चन तब भी आप दिमाग लगाकर सही कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बुक से पढ़ा है, आपके दिमाग में बुक रटी है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम जो चढ़ाई थी आपकी वो 1953 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है उसका क्या नाम है? हमने बेटा बताया था, 2 अपने क्लास नोट्स में बच्चों को बताया था, ऑनलाइन में भी बताया था पिछले वीडियोज़ में आपको। ठीक है, काजीरंगा आपका भी पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। फिर अगर बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क, वो भी पूछा गया था। और आपका ये भरतपुर वाला ये भी पूछा गया था। इसको बेटा बोलते हैं केवला देवघाना नेशनल पार्क। इसको बेटा पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कराया था बच्चों को, ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है ये। ठीक है, ये याद रखना, ये राजस्थान के भरतपुर में है। फिर अब बात करो काजीरंगा, वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, असम में है, वो पहले पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करोगे, ये उत्तराखंड में है, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ये आपको याद रखना है। फिर देखोगे निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? इसमें आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, क्योंकि बेटा आपको लोग जानते ही हैं ये लोग मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपका इन लोगों ने विरोध किया था गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का। फिर अगर देखोगे भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, अगर आप देखेंगे इसको क्या इसमें से सही होगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो कोरबा आपका ज़्यादा सही, सब विकल्पों के तुलना में आपका कोरबा इसमें ज़्यादा सही लग रहा है आपका। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा जब आंसर सीट आती है इसमें। फिर आप बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल हुआ था? हमने आपको करंट में भी ये टॉपिक सॉल्व कराया था। ठीक है, इसका नाम भी बदल दिए थे, काकोरी ट्रेन एक्शन हमने वहाँ पर बताया था। इसमें अगर बात करोगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर अगर आप बात करते हो दर्रा की बात करते हो, तो दर्रा बेटा हमने आपको कई बार हटाया था कि दर्रा आपको याद रखना है। माना त्रिपुलेक उत्तराखंड हो जाएगा आपका, नाथुला जलेपला आपका डोकिया ये सिक्किम हो जाएंगे, बड़ा लाचाला आपका हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग हो जाएगा, सिपकला ये आपके हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए यही गलत दिया है आपका, बड़ा लाचाला सिपकला ये आपके बेटा हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि सिपकला से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। थांगला नीति लिपुलेक बेटा ये उत्तराखंड में है आपके, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, बाकी आपके सही है। नाथुला जलेपला सिक्किम में है, नुजिला बुजिला जम्मू कश्मीर में, तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इतना बेटा आपको याद रखना है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट 2 और 3, तो इसमें किसमें दिया है आपका ये हो जाएगा। फिर अगर आप बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका कृष्णा नदी पर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको। भारत में बात करेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है आपके? तो वर्गीज कुरियन है आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। फिर आप देखेंगे किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होने की अधिक संभावना रहती है? बेटा शेयरों की कीमत। जिस कंपनी का शेयर जितना ही ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, उतना ज़्यादा उस कंपनी में क्या होगा निवेश होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधार के दौरान 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए 90-91 में भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो मनमोहन सिंह की वजह से उसमें ये वित्त मंत्री थे, इन्हीं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सही हुई थी। तो जाहिर बात है प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बाद में आपके बने, तो आपका क्या हो जाएगा पीवी नरसिम्हा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सही करना था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसके निवेश से तो हमने सॉल्व करा दिया है। भारतीय संविधान में इनमें में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें तो ज़्यादा बेटा अगर माना जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता आपका ज़्यादा सही लग रहा है आपका, इसको आप देख लीजिएगा, जब भी आंसर किया आएगी इसको मिला लीजिएगा, आपका दंड प्रक्रिया संहिता हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय संकलन करने वाली संस्था कौन है? जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका हो जाएगा, ये एकदम सही है। फिर बात करेंगे सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है बेटा? तो तृतीय क्षेत्र। इसी में आपके बेटा बीमा स्वास्थ्य सेक्टर बैंकिंग ये सब आ जाते हैं, इसका तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। हमने बेटा बच्चों को बताया था, अपने क्लास के बच्चों को लिखवाया भी था, कि बताया भी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों सेक्टर याद रखने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। फिर आप बात करेंगे निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है आपकी? तो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा डाउट वाला है। ठीक है, ये भी विकल्प आने पर ही पता चलेगा, आंसर की आने पर ही। लेकिन अगर बात करोगे भारत के संविधान की तो ये तो एकदम हाई है, इसको तो हटाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन इस प्रतिबद्ध की मीनिंग अगर आप इंग्लिश देखोगे तो कमिटेड जुडिशरी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा कंफ्यूजन हो। लेकिन भारत के संविधान जो है बेटा देखा जाए तो संघीय संरचना भी है, एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय संरचना है। तो इसमें अगर देखा जाए आपका ए या तो डी में से आपका एक सही होगा, इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है बेटा, जब भी आंसर सीट आए। फिर आप अगर देखेंगे निम्नलिखित में से क्या भारतीयों के नागरिकों को आर्थिक न्याय
प्रदान करता है। हमने बेटा क्लास नोट्स में लिखवाया था बच्चों की जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारतीय लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, मौलिक अधिकार नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसको कानूनी अधिकार बना दिए हैं आपका। ठीक है, फिर देखेंगे कर्कटजनक रसायन से आपका क्या होता है, तो कर्कटजनक रसायन से आपका कैंसर रोग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं भारतीय संविधान